Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about remaining topics of Chapter 3 Money and Credits. That are terms of credit. Second one is formal and informal sector. And third is SHG's group. सो डियर मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियोस आपको दे चुकी हूँ जिसमें ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस थे और कुछ स्टोरीज थे। आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 डाल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है और इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ कवर कर रही हूँ। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले या फिर प्री बोर्ड से पहले मैं आपको एक और वीडियो दूंगी इस चैप्टर से, इनफैक्ट हर चैप्टर से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। सो डियर लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ दिख रहा होगा आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि इससे पहले मैं दे चुकी हूँ आपको और आपको मैं ऐसे केवल दिखा दूँ तो देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको दिया है, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ से शुरू कर रही हूँ, दैट इज कोलेट्रल। ये कोलेट्रल है क्या, आप देख लेना पेज नंबर 44। और जो भी पेज नंबर आप यहाँ देख रहे हो इसमें ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि ये आप एनसीईआरटी में चेक करोगे, ओके। तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल है क्या। सिंपली डियर, कोलेट्रल इज एन एसेट, ठीक है। ये एक एसेट है, एक कैपिटल है, एक संपत्ति है। होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये एक ऐसा एसेट है जो भी लोन लेने वाला होता है या उधार लेने वाला होता है उसके पास वो होता है जिसको वो गारंटी के तौर पे जहाँ से वो लोन लेता है उसको देता है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करूँ, हालांकि जैसे मैंने बोला कि दो सेक्टर की हम चर्चा करने वाले हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें कोलेट्रल की तो पूरी देखरेख की जाती है और एग्जैक्ट जो कोलेट्रल की कीमत होती है उसी के एवज में आपको लोन दिया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर आप कुछ जमा करते हो या फिर गिरवी वर्ड जो आपने सुना होगा वो रखते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सही कीमत आपको मिले। तो यहाँ पर उतनी दूर जब जाऊँ इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि कोलेट्रल है क्या। तो कोलेट्रल एक एसेट है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट borrowers own and uses as a guarantee to a lender until loan repaid। यानी गारंटर के तौर पर क्या करता है, मैं थोड़ा क्लियर भी करूं ताकि आप लिख सको। जैसा कि आप जानते हो मैं टॉपिक एज वेल एज उसी को क्वेश्चन और आंसर में कन्वर्ट करके दे रही हूँ। तो आप यहाँ देख ही रहे हो कि कोलेटरल एक ऐसी एसेट है जो बोरोवर के पास, उधार लेने वाले के पास होती है और वो इसका इस्तेमाल करता है गारंटी के तौर पर लेंडर, यानी जो उसको उधार देने वाले होते हैं। लेंडर जो उनको उधार देने वाले होते हैं उनको, उनके पास वो गिरवी पड़ी होती है तब तक जब तक वो लोन को रिपेड ना कर दें। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल डाला है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आजकल तो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल लोन भी मिलते हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट को जो लोन मिलते हैं उनका कोलेट्रल क्या होता होगा। यानी वो कोलेट्रल है क्या, तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति। तो स्टूडेंट की को अगर स्टूडेंट एजुकेशन लोन मिलना है या ले रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो वो अपने एजुकेशन को ही कोलेट्रल शो करेंगे कि भाई मैंने जो है अपने 12th में इतना मार्क्स हासिल किया और इसके एवज में मुझे जो है आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, और बाद में उसको वो चुकाते भी हैं। तो सिंपली ये टॉपिक है कोलेटरल है क्या। तो कोलेटरल एक एसेट है जो उधार लेने वाले के पास जो है होता है, और वो कुछ भी हो सकता है जिसको वो गारंटी के तौर पे रखता है तब तक जब तक कि वो लोन रिपेड ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसको आप चेक कर लेना। ये सिर्फ समझाने के लिए था, और डियर मैं आपको बता दूं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये सफिशियंट आंसर है। तो सभी तरह के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करती चलूंगी और बताती चलूंगी कि आप क्या ऐड करो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन में आपके दोनों चैप्टर सॉरी आपके इस चैप्टर के 2 वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप ये देखो कि ये है क्या, व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये क्रेडिट का टर्म क्या है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको मैं बता दूं, ये पेज नंबर 44 के बाद ही आपको मिल रहा है, वहीं से लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर नहीं डाला, तो आप देख लो खोल कर। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है क्या, तो ये लोन एग्रीमेंट है जो इसमें एक समझौता होता है। उसमें क्या लिखा रहता है, इंटरेस्ट का रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशंस, और जो भी जो है पेमेंट जिस मोड में देना है, ध्यान से आप देखना, मोड ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट यानी कितना इंटरेस्ट रेट, जैसे कि अगर किसी ने लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है,
कितने, जैसे वो 10% पे मिल रहा है, 12 पे मिल रहा है वो, और उसने कोलेटरल के तौर पे यानी अपनी एसेट उस लोन को लेने के लिए क्या गिरवी रखी है वो, और उसके पेपर्स वो जमा करता है। बट ये जो डियर टर्म ऑफ क्रेडिट आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में। मैं आपको इसलिए फॉर्मल सेक्टर बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज आपके बोर्ड के लिए। आप चाहो तो इस वक्त भी आप पेज नंबर 48 एंड 49 ओपन कर सकते हो, हालांकि इसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में दे रही हूँ। तो यहाँ पर टर्म्स एंड क्रेडिट सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में जाता है, और ये जो मैंने आपको यहाँ स्पेसिफाई करवाया है ना, यही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ मेघा की स्टोरी में। डियर मेघा की स्टोरी जो है आप देख सकते हो पेज नंबर 45 पे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है P45। तो आप पेज 45 खोलो, वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें मेघा की स्टोरी है, जिसको मैं यहाँ एक छोटे से फॉर्मेट में आपको दे रही हूँ, यानी उस स्टोरी में जो फैक्ट है उसको मैं यहाँ डाल रही हूँ, और वो फैक्ट क्या है आपको बताने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ ये बता दूं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो 1 मार्क्स में आता है, तो इतना सफिशियंट है, सिर्फ इतना। लेकिन अगर आपको कभी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, मार्क्स ज़्यादा है, तो ये एग्जाम्पल है मेघा की स्टोरी, टर्म ऑफ क्रेडिट के जो फॉर्म में है, यहाँ से यहाँ तक एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये मेघा की स्टोरी भी है। तो अब आप देखो मेघा की स्टोरी क्या है, इसको मैं कई जगह एग्जाम्पल के तौर पे पुट करने आपको बोलने वाली हूँ। और आप यहाँ पे देखो कि मेघा ने जो है लोन लिया, और पता है मेघा जॉब करती है और मेघा को लोन चाहिए। ये उसका फॉर्मेट है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में उसको लोन मिला है, हाउस लोन मिला है, उसके बारे में यहाँ मैंने दिया है। तो आप देखो उसने लोन कितना लिया। मेघा एक गर्ल है जो कि जॉब करती है, उसको लोन कितना चाहिए, तो उसने 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है। 5 लाख के लोन के लिए उसका टाइम पहले से डिसाइडेड है। क्या डिसाइडेड है, तो उसने कितने साल के लिए लोन लिया है, तो 10 साल के लिए। यानी जो फॉर्मल सेक्टर है डियर, जो कि आप पेज 48 और 45 पे जाकर देखोगे, तो फॉर्मल सेक्टर से जब भी कोई लोन लेता है, चाहे वो बैंक हो या कोऑपरेटिव्स, ये फॉर्मल सेक्टर से है। और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे आप रिलेटिव से लिए, कोई मनी लेंडर दे रहा है, कोई होता है ना बहुत आपने वर्ड सुना होगा कि भाई इंटरेस्ट पे वो पैसे देते हैं, बहुत हाई रेट चार्ज करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा, जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग होते हैं ना, से जो लोन लिए जाते हैं, उसमें टर्म्स एंड क्रेडिट डिसाइडेड नहीं होते, और ना ही इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें धांधली के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हो ना, लोन लेने से पहले ही वो सारी चीज़ डिसाइड हो जाती है, और कब क्या कितना लोन देना लोगे, कब तक देना है, कितना इंटरेस्ट देने वाले हो, कैसे देने वाले हो, सारी चीज़ डिसाइड होती है। कहाँ, तो ये फॉर्मेट जो आपने देखा, तो मेघा ने लोन लिया है, घर लेना है उसे, उसने लोन कितना लिया है, 5 लाख का। कितने साल तक उसे चुकाना है ये 5 लाख मनी विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट भी देख रहे होगे, और यहाँ से ऐसे आप चाहो तो बीच में ऐसे ही डाल सकते हो। उसे कितना दिन तक ये लोन रखना है, दैट मीन उसे कितने दिन तक ये 5 लाख चुका देना है, तो 10 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद तो उसने डॉक्यूमेंट क्या दिया, कुछ तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, तब तो बैंक ने उसे लोन दिया, क्योंकि ऐसे बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो लोन मिलेगा नहीं फॉर्मल सेक्टर से। तो उसने डॉक्यूमेंट क्या दिया, दिस वन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी। यानी उसने डॉक्यूमेंट के तौर पर वो जहाँ काम करती है, उसे जितने सैलरी मिलती है, वो सारा रिकॉर्ड उसने दिया। और इंटरेस्ट रेट उसने कितना लिया, सॉरी आई मीन बैंक ने उसे कितने इंटरेस्ट पे 5 लाख रुपीज 10 ईयर्स के लिए दिया, तो उसने 5 लाख रुपीज 10 ईयर्स के लिए उसे बैंक ने 12% के इंटरेस्ट रेट पे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि उसे कैसे चुकाना है इंटरेस्ट, तो वो मंथली जमा करती है, इसीलिए उसे कहते हैं मोड ऑफ पेमेंट। यानी वो साल में एक बार जमा करेगी, 6 मंथ में जमा करेगी, या 3 मंथ में जमा करने वाली है, उसे पहले ही बताना होगा बैंक को। तो मेघा ने क्या चुना है कि वो मंथली जमा करने वाली, यानी मंथली वो बैंक में अपना इंटरेस्ट रेट के साथ जो उसका बनता है, वो उसको जमा करने वाली है, और आगे आने वाले 10 साल तक वो अपने इस 5 लाख के लोन को कंप्लीट कर देगी। और नेक्स्ट क्या है, ये जो क्वेश्चन है कोलेट्रल, यानी एसेट। अब मेघा ने वो कौन सी चीज दिखाई, या कौन सी चीज का उसने डॉक्यूमेंट दिया, जिससे कि उसको 5 लाख का लोन मिल गया। तो मेघा के पास और कुछ नहीं था, मेघा जॉब कर रही थी,
इसलिए उसने कोलेटरल के तौर पे अपनी जॉब, सैलरी और एक्सपीरियंस, जितने दिन उसने काम किया उसके बिहाफ पे उसकी सैलरी क्या है, तो उसके बिहाफ पे उसने बैंक को बताया, वो सारे पेपर्स लेकर दिए, बैंक ने उसे 5 लाख रुपए का लोन दिया 10 साल के लिए। दैट मीन बैंक आसानी से आपको लोन देता है आपके कोलेटरल के एवज में। आपका कोलेटरल जिस वैल्यू का होगा उस एवज में देगा। बताने वाली बात ये थी कि फॉर्मल सेक्टर से जब आप लोन लेते हैं ना, तो सारी चीज़ आपको पहले ही पता होती है, क्योंकि ये फॉर्मेट पे ही लोन दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पेज नंबर 45 पे आप देखने जा रहे हो, तो डियर जब पेज नंबर 45 आप ओपन कर रहे हो तो वहाँ पर ये एक बना हुआ है, ये रॉज एंड टेबल के फॉर्म में, लेकिन इस साइड जो मैंने दिया है यहाँ पर वो फीड नहीं है। जो वहाँ आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको आराम से ये सारे आंसर मिल जाएंगे, आप ज़रूर इसे चेक करो। अब नेक्स्ट जो है ना, वो भी स्टोरी है। इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं आपको 4 स्टोरी दे रही हूँ। एक मैंने मेघा की दे दी और ये 3 स्टोरी है। आगे मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर समझाऊँ, इससे पहले आप बुक खुद भी खोल सकते हो, और यहाँ मैं वो 3 स्टोरी समझा रही हूँ, उसके बिहाफ पर ही मैं क्वेश्चंस आगे पुट करने वाली हूँ। यहाँ कौन सी वो 3 स्टोरीज हैं? तो पहली स्टोरी यहाँ श्यामल की, पेज नंबर 46 पे ही ये तीनों स्टोरीज हैं, छोटे छोटे से बॉक्स में बनी हुई है। होपफुली आप अभी देख रहे होगे। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ एक है श्यामल उसमें, एक है रामा उसमें, और एक है अरुण। अरुण की कहानी तो सुपर है, क्योंकि अरुण जो है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और बहुत ही लाभान्वित हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा-सा क्लीन करके मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊँ, और बुक अगर आपने खोल लिया है तो देखते चलना। श्यामल एक पर्सन है, मैं पूरी स्टोरी नहीं यहाँ बता रही हूँ, बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं यहाँ दे रही हूँ। श्यामल जो है वो लोन लेते हैं, पर किससे लेते हैं? यहाँ पर मनी एल मैंने लिखा है, ठीक है? दिस इज़ एल, ठीक है? मनी एल, दैट मीन मनी लेंडर से वो लोन लेते हैं। ऑब्वियस मनी लेंडर से या फिर अपने रिश्तेदारों से या फिर कोई ऐसे जान-पहचान वाले से अगर आप लोन ले रहे हो, तो वो कहलाता है इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। यानी इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी टर्म्स एंड क्रेडिट नहीं होते, जो मैंने अभी मेघा की स्टोरी में ऊपर आपको दिखाया। तो वो लेता है श्यामल मनी लेंडर से, और उसने, अब ध्यान से यहाँ देखना कि उसके इंटरेस्ट का रेट 5% पर मंथ है। ध्यान से देखना, 5% पर मंथ है, जो कि अगर 60% ए मैंने लिखा है, दैट मीन पर ऑनम, यानी एक साल में। ऑनम दैट मीन एक साल का हम निकालते हैं, तो एक साल में उसे कितना जो है देना है, तो उसे 60% उसका लोन, यानी जो भी पैसा उसने लिया है लोन उससे, उसका 60%, यानी 5% के हिसाब से। जैसे वो अगर 100 रुपीज़ उसने, श्यामल ने लोन लिया है, तो 5% के हिसाब से तो 5 रुपीज़ ही हुआ। लेकिन पूरे साल में वो कितना उसको, 12 मंथ होते हैं ना, तो 12 फाइव ज़ा कितना हो गया, 60 रुपीज़। अब बता दो कि पूरे साल में उसे, अगर उसने पैसा चुकाने की सोची, तो वो एक साल के अंदर अगर चुका भी देता है, तो उसे टोटल कितने पैसे चुकाने होंगे? 160 रुपीज़। 100 रुपीज़ का 160 उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि एक साल का ही यहाँ पर मैंने आपको दिया है, और आपको मेघा की स्टोरी में मैंने क्या दिखाया कि वो जो है 10 साल के लिए लोन लेती है। 10 साल के लिए लोन लेती है, ठीक है? लोन का रेट उसका 12% जाता है, जो कि 10 साल तक उसे देना है। दैट मीन उसे बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा देना है, और आने वाले टाइम में उसके पास टाइम भी है, और प्लस जो जॉब वो कर रही है उसको हर साल उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी। बट जो टर्म्स एंड क्रेडिट में पैसे अमाउंट लिखे गए हैं वो नहीं बढ़ने वाला है। दैट मीन मेघा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसी ही कहानी हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि, तो ये स्टोरी है श्यामल की। होपफुली आपने देख लिया होगा पेज 46 पे। नेक्स्ट उसी पेज पे रामा की स्टोरी है। रामा जो हैं वो भी लोन लेते हैं। वो किससे लोन लेते हैं? तो जहाँ पर वो काम करते थे, एम्प्लॉयर से। जहाँ वो काम करते थे वो अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं, और वो पता है वो क्यों लेते हैं? बेचारे अपने रोज़मर्रा के खर्च को पूरा करने के लिए लेते हैं, क्योंकि जब उनके पास काम नहीं होता जिस सीज़न में, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लेबर हैं तो उनको काम चाहिए होता है, लेकिन काम मिला नहीं, तो वो बेचारे अपने रोज़ के खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेते हैं। और इनकी भी कहानी वही है, वो भी 5% पर मंथ के हिसाब से ही लेते हैं। दैट मीन पूरे साल में उनको कितना देना पड़ेगा? वही अगर 100 रुपीज़ लेते हैं लोन, तो एक साल के बाद उन्हें वो पैसा पूरा कितना लौटाना होगा? 160। और सोचो, शायद ही इस स्टोरी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कोई एक साल में नहीं चुका पाता लोन, वो और लंबा चलता है। तो सोचो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि मूल से ज़्यादा, यानी 100 रुपीज़ लिया था, 100 रुपीज़ से ज़्यादा तो उन्होंने उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, पर फिर भी अभी उनका कर्ज जैसे का तैसे बचा हुआ है, क्योंकि वो बेचारे कभी पे ही नहीं कर पाते।
तो ये स्टोरी है, इससे पहले भी जो स्टोरी दिया है इसको आप ज़रूर चेक करना। ये मैं क्यों बता रही हूँ अब मैं आपको क्लियर करूँगी। और अरुण जो है इनमें से सबसे लकी हैं। अरुण जो है एक ऑब्वियस है, ये भी आप इनके पास अपना एक फार्म है जिस पे ये प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने जो है बैंक से लोन लेकर अपने लिए एग्रीकल्चर में लगाया। और बैंक से जब लोन लिया तो बैंक ने उसको कितना दिया, 8.5% पर ऑनम। यानी यहाँ पर साल में उनको 60% देना पड़ रहा है इन दोनों को, इन दोनों ही केस में। लेकिन अरुण को सिर्फ पर ऑनम, दैट मीन ओनली साल में वो 8.5% दे रहे हैं। सपोज दैट अरुण ने अगर 100 रुपीज़ का लोन लिया है तो एक साल के बाद उनको कितना पे करना पड़ेगा, 108 रुपीज़ या 109 रुपीज़ ही आप रख लो। तो अरुण के लिए कितना आसान हो गया ये लोन चुकाना। अब देखो इस इनकी अच्छी बात क्या है, यानी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के फायदे क्या हैं यहीं पर आपको यानी ये दो सेक्टर जो थे वो इनफॉर्मल सेक्टर थे, IF मैं यहाँ दिखा रही हूँ। और अरुण का जो लोन था वो फॉर्मल सेक्टर का लोन था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फायदा था। अब अरुण ने 8.5% के हिसाब से लोन लिया। और पता है उनको लोन ये कितने साल में चुकाना है पहले ही डिसाइडेड है, क्योंकि टर्म एंड क्रेडिट में, टर्म्स ऑफ लोन में या क्रेडिट में आपने मेघा की स्टोरी में भी देखा कि मेघा ने 10 साल के लिए लिया था और अरुण ने ये लोन कितने साल के लिए लिया है, तो 3 साल के लिए लिया है। यानी 3 साल तक उसे 109 रुपीज़ चुकाने हैं। अच्छी बात ये हुई कि उसको फिर से पहली बार उसने लोन लिया, उसने अपने एग्रीकल्चर में लगाया, उसे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने पोटैटो लगाए थे और पोटैटो इतने हुए, अच्छे हुए कि भाई उनको बेचकर वो आराम से उसने लोन भी चुका दिया। और लोन चुकाने के बाद, खर्चों के बाद उनके पास थोड़ा पोटैटो भी बच गया। तो पोटैटो को उन्होंने जो है कोल्ड स्टोरेज में जाके जमा किया। कोल्ड स्टोरेज में जाकर कहाँ किया, स्टोर किया। और कोल्ड स्टोरेज वाले ने उनको एक रिसिप्ट दिया जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। यानी होता है ना कि भाई आपने 10 kg जो है हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखा है। और आप जानते हो दूसरी बार फिर जब अरुण को लोन लेना था तो उन्होंने उसी रिसिप्ट का इस्तेमाल किया जो उनको कोल्ड स्टोरेज वाले ने दिया था कि भाई हाँ आपकी तो 10 kg आलू हैं, पोटैटो हैं जो हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो उस जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए पोटैटो के रेसिप्ट के एवज में उन्होंने फिर से एक क्या ले लिया, फ्रेश लोन लिया। आप देखो 8.5% पर annum रीपेमेंट 3 years के लिए एंड रीपेड एंड टुक फ्रेश, उन्होंने उसको रीपेड भी कर दिया फसल उगाकर। और फिर उन्होंने फ्रेश लोन लिया अगेंस्ट कोल्ड स्टोरेज रेसिप्ट एज कोलिट्रल। तो ये जब स्टोरी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो जाके रखा और उसके एवज में रेसिप्ट जो मिला उससे उन्होंने फिर फ्रेश लोन लिया, फिर से वो अपनी एग्रीकल्चर करेंगे और फिर से मुनाफा कमाकर, क्योंकि थोड़ा ही इंटरेस्ट आपने देखा 8.5%, 100 रुपीज़ में वो केवल 109 रुपीज़ ही वो जो है जमा करने वाले हैं अपने जो है बैंक को। दैट्स इट। यहाँ पर तो मैंने आपको 2 स्टोरी, 3 स्टोरी यहाँ और एक पहले मैंने बता दी। अब आप शुरू करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने पेज नंबर डाल दिया है, पेज नंबर 48, 49 एंड 50। और मैं आपको जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उनको मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको भी लिखो, यहाँ तक तो आप लिखना ज़रूर डियर। दिस वन कोलेट्रल तक तो आप ज़रूर लिखना। ये यहाँ से जो लिखने वाली बात है ना, ये आप नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि मैं समझा भी रही हूँ, नोट्स भी प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपको याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे राइट डाउन करने का, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ आपको दे दिया था। अब आपका जो आज का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, यानी आज का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट्स, कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं, ये मैंने आपको पेज नंबर 48, 49, 50 तीनों से लिया है, तो आप प्लीज़ चेक कर लो। यहाँ पर आप देखो दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट। पहला क्या है, फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स इंक्लूड्स लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। यानी फॉर्मल सेक्टर से कौन कौन से लोन शामिल किए गए हैं, तो बैंक से जो लेते हो या कोऑपरेटिव सेक्टर से जो लोन लेते हो, केवल वही शामिल होता है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर जो है बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मल सेक्टर्स प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल लोन। फॉर्मल सेक्टर जो है बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्यों करता है ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है। क्यों का जवाब ये है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों फॉर्मल सेक्टर जो है बहुत चीप और अफोर्डेबल लोन देता है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। ठीक है,
तो आप जब क्वेश्चन मेरी पढ़ रहे हो ना, तो आप उसको बहुत तरीके से एटलीस्ट 3 वेज से तो ज़रूर देखो कि उसमें और कौन से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि अरुण की स्टोरी में भी आपको मैंने दिखाया कि वो केवल 8.5% देता है, और मैंने आपको बताया कि अरुण जो है फॉर्मल सेक्टर का है, और बाकी जो श्यामल और रामा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मल सेक्टर स्ट्रिक्टली फॉलोज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। अभी मैंने आपको मेघा की स्टोरी में भी दिखाया ना, और तो और अरुण की भी स्टोरी में ये उसके टर्म्स एंड क्रेडिट ही हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ये बनाकर आपको नहीं दिखाया है, लेकिन ये इसके टर्म्स एंड क्रेडिट ही हैं, ठीक है। और ऊपर भी आपको मैंने टर्म्स एंड क्रेडिट मेघा की जो स्टोरी में आपको दिखाई, वो आप ज़रूर इसमें ये समझ लो, ये है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ओके, अब मैं फिर इसी जगह जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको आपको पहले भी दे चुकी हूँ क्या क्या है। तो इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्लूड होता है, एंड इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आप देख रहे हो कि कब आप कोलेटरल क्या जमा कर रहे हो, उस पेपर क्या दे रहे हो। जैसे मेघा ने अपने जॉब के पेपर्स दिए थे, और कौन से मोड से पेमेंट कर रहे हो। जैसे मेघा ने मंथली मोड से पेमेंट देना शुरू किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आरबीआई को पता भी नहीं चलता किसने किसको कितना लोन दिया, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर से कोई भी लोन होते हैं ना, कितना पे दे रहे हो, किसे दे रहे हो, बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आरबीआई हर बैंक के रूल्स को, रेगुलेशंस को चेक करता है टाइम टू टाइम। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है टर्म्स एंड क्रेडिट, इसलिए चूंकि आरबीआई इस पे नज़र रखती है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर जो है टर्म्स एंड क्रेडिट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रही हूँ। ब्रैकेट वाली चीज़ मैंने उनके लिए दी है जिनको थोड़ा सा ज़्यादा लर्न करना है या रखना है, तो आप ज़रूर रख लो। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि उतना नहीं वो जा सकते, तो उतना भी दे सकते हो। बीइंग टीचर मैं तो मार्क्स देती हूँ, अगर जब आपकी कॉपीज चेक कर रही होती है और मुझे लगता है कि टॉपिक मैच हो रहा है, ठीक है। कभी कभी नंबर कटता भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, आपने कम लिखा है, तो नंबर्स तो कटते भी हैं डियर। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आई मीन पूरे चैप्टर का ये 13 नंबर है, आज का ये 13 ओनली नहीं है डियर। इनफॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन से फीचर्स हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन इंक्लूड करता है लोन फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स एंड रिलेटिव्स। ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते, आप ऐसे उधार देने वाले जान पहचान कुछ ट्रेडर से लेते हैं, तो ये लोग ना ना तो किसी रूल को फॉलो करते हैं, ना टर्म्स एंड क्रेडिट देते हैं, ये आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया। वैसे अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो सब में केवल ऊपर वाले में नॉट ही लगा दो, तो आपका आंसर बन जाता है। आई मीन फॉर्मल सेक्टर की जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें नॉट लगा दो हर पॉइंट के साथ, तो भी बन जाएगा आंसर इसका। वैसे मैं यहाँ दे रही हूँ, आप देख लो एक बार। इट डजेंट फॉलो एनी रूल्स लाइक टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी इसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते, ना तो कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो कि फॉर्मल सेक्टर में होता है। देयर क्रेडिट्स एक्टिविटीज आर नॉट गवर्न बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन, आपने क्या नोटिस किया कि ऊपर जो मैंने आपको बताया उसमें आरबीआई गवर्न करता है, इसमें कोई नहीं देखता, पता भी नहीं चलता इनफैक्ट कि आपने किससे कब कितना लोन लिया। और उसके बाद जो है इनफॉर्मल सेक्टर का नेक्स्ट चीज़ जो है, सेक्टर लोन प्रोवाइडर्स नोज द बोरोवर। इसकी ये खास बात है, जिसकी ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों इनफॉर्मल सेक्टर से, एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जबकि हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा नहीं है, बहुत इंटरेस्ट रेट लेता है, लेकिन फिर भी क्यों लेते हैं। जानते हो, एक ही आंसर है कि इसमें वो बहुत डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है आराम से। क्योंकि क्यों पेपर वर्क नहीं होता, क्योंकि लोन देने वाले को पता होता है आप कौन है क्या है, तो तभी वो आपको लोन देते हैं, यानी ऐसे नहीं। जबकि बैंक में आप पेपर लेके जाओगे, भले बैंक आपको ना भी जाने, तो भी वो सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको देगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा नहीं है, बहुत इंटरेस्ट हाई करता है, लेकिन या तो उनके पास एसेट नहीं होता, या फिर बहुत सारे पेपर वर्क से बचना चाहते हैं, इसलिए लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। Question number 14, that is what is the function of
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ SHG's ग्रुप? डियर, SHG's ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत बड़ा इससे क्वेश्चन आने वाला, लेकिन मैंने इसमें 3 क्वेश्चंस आपको पुट किए हैं इसी से रिलेटेड। हालांकि तीनों मैच ही करेंगे, लेकिन हाँ, आपके फंडा को क्लियर करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। 1 मार्क्स में कई बार मैंने देखा है, 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसको यहाँ दिया है। थोड़ा आपका फंडा क्लियर कर दूँ, ये है क्या? तो इसके फुल फॉर्म मैंने यहाँ ब्रैकेट में दे रखे हैं, SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें मैंने अगर पेज नंबर यहाँ पे डला हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप SHG ग्रुप के लिए पेज नंबर डाल लो, पेज नंबर 50। ठीक है, आप अभी खोल के ओपन करो, ये पेज नंबर 50 पे है और आप इसे देखना शुरू करो। इसका मेन पर्पस क्या है, यानी SHG ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट ने इसको शुरू करवाया। इसका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस ऑफ SHGs इज टू मोबिलाइज सेविंग अमॉन्ग देयर मेंबर्स, यानी इसका मेन मोटिव था कि उनके जो मेंबर्स हैं उनके सेविंग्स को मोबिलाइज करना, जमा करना। ऑब्वियसली इसके मेंबर जो है पुअर पीपल होते हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आप देखने जा रहे हो, यूज रिसोर्सेज टू मीट द इमरजेंसी क्रेडिट नीड ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और इसमें जो रिसोर्स या फिर जो भी पैसे जमा होते हैं, ये एक्चुअली किन के लिए होते हैं? तो इमरजेंसी के वक्त में जो इसके मेंबर होते हैं, यानी किसी SSG ग्रुप बहुत सारे बनते हैं, तो जिस SSG ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं उनके लिए वो पैसे काम आते हैं, जो उन्होंने ही जैसे 10 लोगों का ग्रुप बना SSG, जो कि आपके लोकेलिटी के आपके मेड हैं, आपके जो है हाउस हेल्पर्स होते हैं। तो ऐसे लोग आज आपके घर में हैं, तो आप चेक करोगे कि वो ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो आपस में 10 लोग अगर हैं तो उसको एक सुपरवाइजर मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। उनके द्वारा जमा किए गए पैसे को बहुत सी NGOs भी इसको हैंडल कर रही होती है। तो जो पैसे आप जमा करते हो, सपोज करो हम सब ने मिलके मान लो कि हम लोग 50 लोग हैं और हम लोगों ने जमा किया। हालांकि 50 मैंने ज़्यादा बोल दिया, इसके मेंबर जो होते हैं 25 तक ही जाते हैं ज़्यादातर। बहुत बड़ा बड़ा ये ग्रुप नहीं बनता। और वो लोग अपने हिसाब से पैसे जमा करते हैं और बाद में जब उनको ज़रूरत होती है तो उसी पैसे में से जिनको ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है, और बाद में वो फिर रिपे भी कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, द SSG क्रिएट्स द कॉमन फंड बाय द कंट्रीब्यूटिंग देयर स्मॉल सेविंग्स। तो एक्चुअली इनके पास वो पैसे आते कहाँ से जो ये देते हैं? तो ये क्रिएट करते हैं कॉमन फंड, जो कि थोड़ा थोड़ा सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मंथली, जो भी हो, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जो भी कुछ वो जमा करते हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन होता है और वही उनको ज़रूरत पड़ने पर काम भी आता है उनके ग्रुप के मेंबर्स को। Every member of the group actively participates in the functioning of SSG and they meet regularly. इनकी मीटिंग भी होती है, कई बार आप देखोगे थर्सडे, फ्राइडे, इनका एक अलग अलग ग्रुप होता है और उनकी मीटिंग होती है, रेगुलरली वो मिलते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई किसको लोन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और जो एक NGOs के जो मेन मेंबर होते हैं या फिर ऐसे कोई एम्प्लॉय होते हैं जो कि इनको इनकी देख रेख कर रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किनको देना चाहिए और अगर किसी को नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। तो पूरी डिसीजन लेकर देख कर कि भाई 10 लोगों का ये ग्रुप है तो 10 में से किसको ज़रूरत है, और कोई अगर मांग रहा है तो क्या वो रिटर्न करने वाला है या वो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। तो ये सारी चीज़ की चेकिंग होती है। पर हाँ, इससे फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि आपके आसपास के जो ऐसे लोग हैं उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो SSG ग्रुप से मिल जाता है, इसीलिए वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डियर, मैं फंक्शन बता चुकी हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव्स और इसके बारे में जो है वो सेम चीज़ ही है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ फिर भी। ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SSG इज टू इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल इनटू अ ग्रुप। ये मेन मकसद है। सिंपल छोटे से क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स में आता है, तो ये सफिशिएंट है कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल मीन्स आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का एक समूह होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे लेवल की फाइनेंस। अब समझो ना, कोई 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ ही मंथली जमा कर पा रहा है, सेव कर पा रहा है, तो वो छोटे ही लेवल के पैसे की उम्मीद करेगा। वो ऑब्वियस है 50 लाख या करोड़ों की उम्मीद तो नहीं कर रहा होगा, वो छोटी उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि उसकी सेविंग भी छोटी है, उसकी ज़रूरत भी छोटी है। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब है बहुत छोटे से लेवल की अर्थव्यवस्था के रूप में मदद। टू इम्प्रूव देयर पोजिशंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ उनकी पोजीशन इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, कुछ न कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज है एसएसजी है जो है वो हेल्प करता है बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल सेक्टर से जब भी आप लोन लेने जाते हो तो वो कोलेट्रल की डिमांड करता है, लेकिन जो एसएसजी ग्रुप के लोग होते हैं उनको कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ी और उसको लोन अच्छा मिल गया, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो एसएसजी ग्रुप भी फॉर्मल सेक्टर के लोन का ही हिस्सा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप देखो दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर, उनको जब चाहिए, उनको बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि छोटा छोटा ग्रुप होता है, उनको टाइमली लोन मिल जाता है। वैरायटी ऑफ पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए उनको लोन मिलता है। एसएसजी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रूरल पुअर पीपल। ये ज़रूर आप अंडरलाइन करना, यानी एसएसजी का जो मेन मोटिव है वो एक ब्लॉक बिल्डिंग कर रहा है, जिसमें छोटे छोटे पुअर लोग जो रूरल एरिया के हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, शुमार हो रहे हैं। और ये मैं आपको इसमें बता दूं, मैं नीचे जो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपको ऊपर से ये एक आपका एक्चुअली आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया है। यहाँ से जो आप देख लो टेस्ट योर एबिलिटी, ये क्वेश्चन आप देख लो, फिर आप देख सकते हो। चलो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से जो है आप देखो टेस्ट योर एबिलिटी। पता है इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, ये 2 क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन है और आंसर मैंने खाली रखा है, नहीं दिया है ये दोनों का, क्योंकि मैंने इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है। अब ध्यान से देख लेना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ और आप अगर लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। आप देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैंने लास्ट में सोचा मैं इसको डाल दूँ, मैंने इसका क्वेश्चन तैयार नहीं किया, लास्ट एकदम जो है आप देख सकते हो पेज नंबर 50 पे आपको ये मिल जाएगा, 50 पे। और वहाँ पर आप देखना एक बॉक्स में बांग्लादेश के बारे में दिया गया है। बांग्लादेश ने एक ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, और इसकी खासियत ये है कि ये जब बांग्लादेश ने शुरुआत किया था 1970s के दौरान, तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट था, पर ये जानते हो बढ़कर 14 अक्टूबर तक ये लगभग बढ़कर कितना हो गया, तो ये सिंपली बढ़कर 8.63 मिलियन मेंबर्स इसके बन गए। और ये कितने गांव तक बांग्लादेश में फैला, तो 81,390 गांव तक ये फैल गया। अलग से मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, डियर, मैंने देखा तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन एक डेटा था, सो मुझे लगा कि देना ज़रूरी है, दे दिया मैंने आपको। अब ये जो 2 क्वेश्चन है टेस्ट योर एबिलिटी, हालांकि मुझे 2 और डायग्राम समझाने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, पेज 49 और 50 सॉरी 48 और 49 के। उससे पहले मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे देती हूँ, आप ये देखो, ये क्वेश्चन लिख लो और मैं आंसर बता देती हूँ कि कौन सा है। ये वाला जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 इसी वीडियो का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसका आंसर है 14 इसी वीडियो का। अब क्या है, आप एक बार ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन डियर आंसर तो यही होगा। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पलट के दिया जाए, तो बहुत ज़रूरी है जब आप पढ़ रहे हो तो समझ कर पढ़ो, जैसे कि मैं क्लासरूम में भी बोलती हूँ। ओके, एक बार आप देख लो, मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द नॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, यानी क्रेडिट एक्टिविटी जो है, सॉरी, इनफॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट ली जाती है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इसके सपोर्ट में आंसर लिखिए। ऑफकोर्स ये तो जो आप लिखते हो मैंने ऐसे ही दे दिया, द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड। हाँ, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसका मैंने क्या बोला है, आंसर आप 13 देखोगे और इसका देखोगे 14। अब इसका 13 दिखा दूं मैं आपको, एक बार मैं ऊपर ले चलूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 13, दिस वन इज योर 13। तो ये है इसका आंसर कि हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारी खामी है, ये सारे डिमेरिट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स को डिस्करेज करो, तभी तो लोग उस तरफ आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होपफुली आप इसको समझ पा रहे होगे, एक बार पढ़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये ज़रूरी है कि फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स to increase their lending facilities in rural areas? Yes, it is necessary for the banks and cooperatives
to increase their lending facilities in rural areas due to these reasons. हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है कि बैंक्स और कॉपरेटिव्स को जो रूरल एरिया में और लेंडिंग यानी उधार देने की जो फैसिलिटीज़ है और बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मल सेक्टर की सारी बेनिफिट्स है। एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन नंबर 14 आज का ही इसी वीडियो का जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है आपका आंसर। ये फंक्शंस जो मैंने सॉरी डियर, मैंने शायद गलत क्वेश्चन नंबर आपको बोल दिया, सॉरी। दिस इज फॉर्मल सेक्टर, सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी डियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये जो है फॉर्मल सेक्टर के ये सारे बेनिफिट हैं, इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर्स को के एरिया को बढ़ाया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंडिंग करनी चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैंने वहाँ पर गलत बोल दिया आपको। क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है डियर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉट 13। आप एंड तक ज़रूर वीडियो को देखो, वरना हो सकता है कि कभी आपको ऐसी और मैं वीडियो फिर रीशूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम हो चुका है। और दो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हो तो आप पेज नंबर 48 और 49 का जो है वो आप ज़रूर चेक करो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक जो है पेज नंबर आपका ये है, आप ये वीडियो मैंने दिया था बट ये डायग्राम मैं आपको नहीं दे पाई थी। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप पेज नंबर 48 पे चेक करो, और इसमें जो डेटा है वो 2012 का दिया गया है। हो सकता है आपके पास जो बुक हो वो किसी और डेटा को दिखा रहा हो। ठीक है, ये दिखाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग सेक्टर से लोन लिए जा रहे हैं। अब मैं कुछ सेक्टर बता देती हूँ। कमर्शियल सेक्टर से जो लोन लिए जाते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर से जो सोसाइटी के जो लोन दिए जाते हैं, ये फॉर्मल सेक्टर के लोन है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो मनी लेंडर के द्वारा जो आईएफ मैं डाल रही हूँ, ऐसे बहुत से लोन की प्रक्रियाएं हैं। ये तो लोन के प्रकार हैं। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि कितने तरह के लोग जा रहे हैं और क्यों ले रहे हैं लोन। लोन लेने की वजह बताऊं इससे पहले मैं एक दूसरा जो मैंने लिया हुआ है स्नैप, वो मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किया है। आपको मैं एक बार, आप इसके पिक्चर्स को एक बार क्लियर करना। ये पेज नंबर 49 पे है। इसको देखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप बुक ही चेक करो, क्योंकि मैंने इसमें लिया तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बुक से ही मैं सजेस्ट कर दूँ, वहाँ पढ़ो। यहाँ पर पता है एक क्वेश्चन इससे बनता है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि क्यों आपको अभी इतनी सारी तारीफ आपने पढ़ ली कि फॉर्मल सेक्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी आज भी बहुत से लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। क्यों? और तो और पुअर पीपल ही नहीं, रिच पीपल भी ले रहे हैं। तो उसका आंसर सिर्फ एक है कि रिच पीपल भी आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोलेटरल चेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स एंड क्रेडिट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बहुत पेपर वर्क नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। आप एक बार देखें, यहाँ पर है पुअर हाउस होल्ड्स। आप यहाँ 2 कलर में दिया गया, आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर, ये वाला जो नीचे वाला कलर है ना, इसमें 85 जो गरीब लोग हैं उनमें से अभी भी 85% लोग किससे लोन लेते हैं? तो वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर का लोन है। कौन सा सेक्टर है डियर? दिस वन इज योर इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अभी भी ये वाला जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन ले रहे हैं, दिस वन। अभी ये वाले जो हैं, इसमें से भी जो बहुत गरीब लोग हैं उनमें से केवल 15% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और इतना बड़ा परसेंट जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट वाले इसमें देखो तो ये कौन से हाउस होल्ड हैं? हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट, वो लोग जिनके पास थोड़ी सी संपत्ति है। तो उसमें 53% लोग जो हैं वो अभी भी किससे ले रहे हैं? आईएफ, इनफॉर्मल से, एंड एफ फॉर फॉर्मल। ये परसेंट अभी भी कम है, ओनली 47% है। और नेक्स्ट जो डेटा बता रहा है कि वेल ऑफ हाउस होल्ड, दैट मीन्स कि अच्छी फैमिली वाले जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, उनमें से जो है 72% लोग तो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, दिस वन। एंड अभी भी जो 28% लोग हैं वो इनफॉर्मल से लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको उतना डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाना, उतना टाइम नहीं लगाना, इसीलिए वो उन्हें अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर चले जाते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट बताता है। एंड ये लास्ट है, आप एक बार चेक कर लेना प्लीज़। ये क्या कहता है कि रिच हाउस होल्ड्स, जो अमीर लोग होते हैं, उनको अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें 90% तो लोग लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, लेकिन फिर भी 10% लोग उसमें भी हैं जो अभी भी इनफॉर्मल से, आईएफ मीन्स इनफॉर्मल से लोन लेते हैं, जो कि बहुत महंगा है। उसमें टर्म्स में क्रेडिट नहीं होते, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, फिर भी लेते हैं। तो डियर, रिजल्ट ये निकलता है कि क्यों आखिर लेते हैं इससे।
तो सिंपली मोटिव ये है इनका। ये रहा आपका वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलरेडी मैं ये 2 वीडियो आपके लिए बना रही हूँ जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स स्टोरीज मैंने पुट कर दिए हैं। इतना काफ़ी है आपके लिए। और प्री बोर्ड से पहले मैं डेफिनेटली इस पे और भी जो है इसके सॉर्टेड फॉर्म दूंगी। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक्चुअली इसमें क्वेश्चन जो आपको दिया है वो सिंपली मैंने आपको क्वेश्चन जो है 14-15 टोटल दिया है। और ये 2 क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन का ही फॉर्म है। और ये फिर से यहाँ मैं बता दूं, ये क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो का, 14 नहीं ये 13 है। दिस वन, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, शायद बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। यस, इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो हैं उसका आंसर ये है 12 नंबर। और यानी जो सेकंड क्वेश्चंस और ये इन दोनों का आंसर आप देखो, फिर से एक बार देखो आप। दिस वन, आपका जो ये टर्म्स एंड क्रेडिट एक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो इनफॉर्मल वाला है वो आंसर आप पुट करोगे, और फॉर्मल सेक्टर के लिए फॉर्मल सेक्टर्स की जो खासियत है उसके बारे में आप बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, यहाँ फॉर्मल सेक्टर नहीं दिया गया है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव दिया गया है जो कि फॉर्मल सेक्टर में आता है, और फॉर्मल सेक्टर के फीचर्स आप इसमें पुट करोगे। दैट्स इट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो बता सकते हो। वैसे मेरा ये टारगेट है कि मैं आने वाले 15th ऑफ सितंबर तक मैं आपके एसएसटी के जो चारों पार्ट्स हैं मैं कंप्लीट कर दूंगी, और फिर मैं आपको रिवीजन पे ले जाऊंगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे क्या कराना है। एनीवेज डियर, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।